नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सांसद प्रवेश वर्मा ने मोदी सरकार के 9 सालों में पश्चिमी दिल्ली में हुए विकास कार्यों पर दी विस्तृत जानकारी। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की जो छवि विदेशों में है वह पहले कभी नहीं थी। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को एक समग्र विकास देना चाहते हैं और हमारी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर विश्व मानचित्र में दिल्ली को एक अग्रणीय कन्वेंशन सिटी बना देगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत की आज जो छवि विदेशों में है वो उससे पहले कभी थी नहीं, और उन सबका मानना है कि 2024 में दिल्ली की 7 सीटें जीतकर एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हम भारत को प्रगति पथ पर जहां ले जा रहे हैं उसको और अग्रसर होता हुआ देखें। अभी प्रवेश जी की प्रेस वार्ता के बाद जैसे पीछे आप लोगों ने आपके सहयोग से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी को आप सबने कवर भी किया, और जिस तरह से वो संपर्क से समर्थन में जाके मिले, तो आज हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले हैं, और इस प्रेस वार्ता के बाद हम लोग भी वहीं जाएंगे और पूरा दिन शाम तक, और कल वो शायद नई दिल्ली में रहेंगे। तो ऐसा संपर्क से समर्थन हमारा लगातार 30 जून तक चलने वाला है। ये 1 माह का हमारा अभियान तो है, लेकिन 2024 की जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं, तो दिल्ली में हम इस अभियान को 1 माह तक रोकने वाले नहीं हैं। अब ये अभियान हमारा 2024 की जीत के बाद ही खत्म होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर इस मुहिम में लग गया है, और हम निस्संदेह जब जिस संकल्प की पूर्ति के लिए लगते हैं तो उसे अचीव भी करते हैं, और 2024 में 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लेते हुए देखेंगे, तो वह स्वर्णिम अवसर अभी से हमारी आंखों में। प्रवेश जी अपने क्षेत्र के कामों का जिक्र करेंगे, और अभी मैं जब एग्जीबिशन देख रहा था तो मुझे खुशी हुई कि कोविड में इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाना, इतने बड़े सेंटर बनाना, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर देना, नीचे तक गाँव में जाना, मंडलों को देना, अनेकों अनेक काम जो उन्होंने किए हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ और साधुवाद देता हूँ, और कामना करता हूँ कि ऐसे ही जैसे स्वर्गीय साहिब सिंह जी कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर जनता की सेवा करते थे, प्रवेश जी भी उन्हीं पच्चीनों पर चलते हुए पश्चिमी क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली की जनता को अपने कामों से लाभान्वित करेंगे। उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। अब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए प्रवेश जी को आमंत्रित करता हूं। प्रवेश जी। हमारे दिल्ली प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, और इस महाजनसंपर्क अभियान के हेतु पश्चिमी लोकसभा के प्रभारी श्री वीरेंद्र बब्बर जी, आज मैं सभी मीडिया बंधुओं का अपने घर पर स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि देश में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाजनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, और ये महाजनसंपर्क अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सरकार के, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, और अगर सरकार अच्छा काम करे तो उसका प्रचार करना भी एक अच्छी बात है। और आज केवल हमारे देश में नहीं, भारत में नहीं, आज हम अगर किसी के भी घर जाते हैं तो वो कहता है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। हमारे भारतीयों का मान सम्मान आज केवल देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है।
और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। आज केवल ऐसा नहीं कि हमारे केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही, बल्कि एक आम जन भी जो पूरा दिन अखबार में, टेलीविजन पर मोदी जी के कामों को देखता है, सुनता है, तो वो आज उनके लिए खड़ा हो गया है। तो मैं कुछ कामों का यहां पे जिक्र करना चाहता हूं जो खास तौर पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में भारत सरकार द्वारा किए गए। 9 साल में ऐसे अनेकों काम हुए और हजारों करोड़ रुपए के काम हुए। तो मैं कुछ काम आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे कि यूया 2 सड़क, एक मास्टर प्लान की ऐसी सड़क जो पिछले 20 साल से लंबित थी और काम उस पर हो नहीं पा रहा था और बहुत सारी अड़चनें थी। तो मैं जब अपने परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिला, और कई बार मिला, उन्होंने जब तक हां नहीं कर दी कि मैं ये सड़क को बनाऊंगा, तब तक मैं उनसे मिलता रहा। क्योंकि पहले ये सड़क को डीडीए को बनाना था, उसके बाद में एनएचएआई ने इसको अपने हाथ में लिया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2 साल के अंदर अंदर में इस काम को एनएचएआई ने पूरा किया। और ये सड़क जो मुख्य रूप से पश्चिमी लोकसभा में जाती है, मगर आज पूरी बाहरी दिल्ली, जो साउथ दिल्ली लोकसभा भी है और जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा भी है, ये तीनों लोकसभाओं को इस सड़क ने, एक सड़क ने आपस में जोड़ दिया है। यानी कि आप देखिए, आप सभी दिल्ली से अच्छे से परिचित हैं, तो आप देखिए अलीपुर से आज हमको शिव मूर्ति आने में 2 घंटा लगता। ये सड़क बनने के बाद में केवल 20 मिनट के अंदर अंदर में कोई आदमी अलीपुर से शिव मूर्ति पहुंच सकता है, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके एनएचएआई ने इसको बनाया है। अभी पीछे हम सभी, नितिन गडकरी जी, दिल्ली के एलजी महोदय, हम सभी उसके दौरे पर गए थे और इसी साल के दिसंबर से पहले वो सड़क का काम हो जाएगा पूरा और वहां पे गाड़ियां चलने लग जाएगी। मैं समझता हूं दिल्ली में ये कोई बड़ी सड़क बनी है तो ये आखिरी सड़क है, क्योंकि इसके बाद में दिल्ली में जमीनें नहीं बची। आज जो जमीनें बची थी वो केवल हमारी बाहरी दिल्ली में बची हुई थी। तो एक काम तो ये हुआ। उसके बाद में एक हमारी लोकसभा में नजफगढ़ में 20-25 साल से एक हॉस्पिटल की मांग थी कि सरकारी हॉस्पिटल बने, और वहां भारत सरकार की जमीन भी थी। और 3-4 बार अलग अलग वहां पे नेताओं ने उसका शिलान्यास किया, मगर कभी भी काम हुआ नहीं। तो मुझे याद है कि 2019 के चुनाव से पहले मैंने वहां पर वायदा कर दिया था 2014 में कि अगर ये हॉस्पिटल का काम मैं नहीं करवा पाऊंगा तो मेरे को कभी वोट मत देना। 2019 के चुनाव से पहले 2017-18 की बात है। कई बार इसका आग्रह करने के बाद में भी जब ये फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, तो एक दिन मैंने परेशान होकर प्रधानमंत्री जी से समय मांगा और वहां पर उन्होंने मुझे समय दिया। जब मैं उनके कार्यालय पे मिलने गया तो मैंने उनको अपनी आप बीती सुनाई कि मैं एक अभी गांव में गया था, वहां पे मैंने देखा कि एक 25 साल की महिला ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उस हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और वो द्वारका के हॉस्पिटल में जाकर वहां पे लाखों रुपए का बिल नहीं दे सकते। तो मेरे को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि भारत सरकार की जमीन है, 20 एकड़ जमीन है नजफगढ़ में, तो अभी वहां पे रूरल हेल्थ सेंटर चलता है, मगर कोई वहां पे अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर हॉस्पिटल बन जाए, 100 करोड़ रुपए अगर आप हमें दे दें और 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1 सेकेंड लगाया, उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी होते थे, तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी को फोन किया कि ये प्रवेश आ रहा है, इसकी बात सुनो और ये काम करो। मैं नृपेंद्र मिश्रा जी के पास गया, उन्होंने मेरी बात 1 मिनट में सुनी। उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को फोन किया कि कैबिनेट मीटिंग में इसको भेज दिया जाए। अगले 1 महीने के बाद में कैबिनेट में प्रपोजल गया और हॉस्पिटल पास हो गया। आज हॉस्पिटल चालू हो गया है। अब हॉस्पिटल की बिल्डिंग वहां पे बन गई है। हॉस्पिटल
का उद्घाटन में देरी हो रही थी, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका समय नहीं मिल पा रहा और वो भी कर्नाटक के इलेक्शन में भी बिजी थे। तो उन्होंने मुझे, स्वास्थ्य मंत्री ने फोन करके कहा कि उद्घाटन की चिंता नहीं करो, मैंने आदेश दे दिया है कि हॉस्पिटल को चालू कर दिया जाए, वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलना शुरू हो जाए, हम उद्घाटन करते रहेंगे। अगर कोई और सरकार होती तो सबसे पहले उद्घाटन होता, वहां पे शिलान्यास के बड़े बड़े सैकड़ों, क्या वहां पे लोगों को बुलाकर कार्यक्रम हुए, मगर आज तक बिल्डिंग नहीं बनी। और एक हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं जो ये कहते हैं उद्घाटन होता रहेगा, तुम वहां पे अस्पताल चालू करा दो। तो अस्पताल चालू हो गया आज से 3 महीना पहले, उद्घाटन अभी होना बाकी है। तो उद्घाटन हम अभी कोशिश कर रहे हैं इसी महीने में करें। तो एक ये बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत बड़ा काम है, तो ये भी हो गया है। और ये सड़क भी दिसंबर से पहले चालू हो जाएगी। और आप में से अगर कोई आदमी द्वारका रहता है तो उसको जानकारी होगी कि अभी दिल्ली से द्वारका जाने के 2 ही रास्ते हैं, एक है पालम वाला रास्ता और एक है पुष्पांजलि वाला रास्ता। अब सारे द्वारका के लोगों की डिमांड थी कि तीसरा रास्ता कहां से मिले, क्योंकि जगह ही नहीं है। या तो बीच में एयरपोर्ट आ जाता है या कैंट एरिया आ जाता है और सारी सरकारी जमीन है, तो कोई जगह खाली नहीं थी। अब वो तीसरा रास्ता कहां से बने, तो उसका हल भी नितिन गडकरी जी ने निकाला कि तीसरे रास्ते के लिए जो एयरपोर्ट मेट्रो की टनल है, जो एयरपोर्ट के नीचे से मेट्रो जाती है टनल, उसके साथ साथ उन्होंने एक अपना सड़क का प्रपोजल आज से कई साल पहले वहां पे शुरू किया, उसको बनाना, सोचना शुरू किया। ऐसा सोच भी आ सकती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीचे एयरपोर्ट के नीचे से एक पूरी सड़क ही निकाल देंगे। आज वहां पे टनल का काम आधा हो चुका है और आधा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, तो अभी द्वारका को तीसरी सड़क मिलेगी। जो एयरपोर्ट है, हमारा एयरपोर्ट मेट्रो है द्वारका का, सेक्टर 23 का स्टेशन, आखिरी स्टेशन, वहां से टनल से आदमी धीरे धीरे, पहले तो मेट्रो भी एयरपोर्ट जा सकता है और एयरपोर्ट के बाद में सीधा धोला कुआं जा सकता है। तो तीसरी सड़क का काम ये अभी द्वारका के लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि ये सड़क भी बन सकती थी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद में भारत वंदना पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, वो हमारी लोकसभा में बन रहा है और वो भी अगले 1 साल के अंदर अंदर में बन जाएगा। इसके बाद में कन्वेंशन सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, 28,000 करोड़ रुपया भारत सरकार इसमें लगा रही है। 80% वहां पे काम हो चुका है। आप देखिए कि हमारी लोकसभा में, समझता हूं दिल्ली में जितना भी काम पिछले 10 साल में हुआ होगा, सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर कोई लोकसभा हुई है तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि वो हमारी पश्चिमी लोकसभा हुई है। कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए के सड़क, फ्लाईओवर, टनल, हॉस्पिटल, स्टेडियम, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर, भारत वंदना पार्क, 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने एक ही लोकसभा में लगा दिया। इससे बड़ा कोई बात कोई हमारे लिए हो नहीं सकती। तो मैं द्वारका की जनता के साथ साथ पूरी पश्चिमी लोकसभा की जनता की तरफ से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनको हम कोई भी काम बोलते तुरंत एलजी साहब को अपना फोन चला जाता है, लेटर चला जाता है, वो हमारे साथ में खुद ही पहुंच जाते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके बाद में गोल्फ कोर्स बन रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, वो भी हमारी लोकसभा में बन रहा है और वो भी अगले 1 साल में हो जाएगा। जितने स्टेडियम हमारी लोकसभा में हैं, इतने स्टेडियम तो दिल्ली में कहीं नहीं। और पिछले 10 साल में सेक्टर 19 का स्टेडियम, सेक्टर 17 का स्टेडियम, और अभी पीपीपी मॉडल पर अभी वहां पे डीडीए ने एक किया था ऑक्शन, तो 6 स्टेडियम केवल एक ही लोकसभा में अगर कहीं दिल्ली में है तो वो पश्चिमी लोकसभा में है।
और इसके लिए मैं हमारे यूडी मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीडीए का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ पे जमीन होती है वहाँ पर ही डेवलपमेंट हो सकती है। और अभी हमारे इलाके में जमीन बची हुई है, तो जो भी नया प्रोजेक्ट आता है हम उसको खींचकर वहाँ पे ले जाते हैं। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री राहत कोष से फंड मिलता है गरीब इलाज के लिए, तो कोई हमारे पास में गरीब आता है, हम उसके लिए पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए, तो अभी तक 7 करोड़ रुपया हम जो है राहत कोष से, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से, जो हमारे इलाके के गरीब हैं, चाहे दिल्ली का कोई भी गरीब आता है, तो हम उसको 7 करोड़ रुपए तक की अभी तक राशि दिलवा चुके हैं, तो जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज अभी तक हो चुका है। तो ये तो हमने आपको काम बताए कुछ ऐसे कि जो हमारी लोकसभा में हुए हैं। मैं अगर दिल्ली की तरफ से भी कोई आपको काम बताऊं, तो केवल दिल्ली में 73 लाख लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से जो राशन मिल रहा है, वो बहुत सारे दिल्ली वालों के दिमाग में ये रहता है कि शायद ये कोई और सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, मगर उसमें 5 पैसे का भी योगदान किसी और सरकार का नहीं है। ये 100% राशन का जो खर्च है वो भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, 100%। उसमें 5 पैसा भी केजरीवाल जी द्वारा या भारत सरकार द्वारा नहीं दिया, हमारा दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। 100% पैसा वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, केवल क्योंकि व्यवस्था ऐसी होती है कि भारत सरकार द्वारा राशन दिया जाएगा और हमारे देश की जो राज्य सरकार है उनके द्वारा उसका वितरण होगा। केवल जो वितरण का काम है वो कोई राज्य सरकार करती है, मगर राशन की व्यवस्था 100% भारत सरकार द्वारा। हमने कई बार देखा कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस आ रही है, उसका फीता काट रहे। अब इलेक्ट्रिक बस कहां से आई, उसका पैसा कहां से आया, ये कभी उन्होंने आज तक नहीं बताया। तो आप भी दिल्ली में जब भी इलेक्ट्रिक, भारत सरकार की स्कीम जो है फेम स्कीम, तो ये उसके अंतर्गत ये पैसा दिया जाता है और दिल्ली सरकार उसको खरीदने का काम करती है। जो उसमें घोटाला करती है वो अलग बात है, मगर ये जो इलेक्ट्रिक बस भी दिल्ली को मिली है, इसका पैसा भी भारत सरकार द्वारा आता है। उसके अलावा यमुना की सफाई में अभी तक भारत सरकार द्वारा 4335 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिया जा चुका है। हम हर बार देखते हैं जब भी छठ की पूजा आती है, तभी सारे दिल्ली वालों की नजर, मीडिया की नजर, पॉलिटिशियंस की नजर हमारी माँ यमुना के ऊपर में पड़ती है। वहां पे झाग दिखाई देते हैं, केमिकल दिखाई देता है, और वहां पर दिखता है कि माँ बहनें उसमें डुबकी लगा रही हैं। तो मैं भी गया था, आपने वो देखा होगा, वहां पे जल बोर्ड के अधिकारी उसमें और केमिकल डाल रहे थे। तो जब मैंने कहा कि भैया आप इसमें हमारी माँ बहनें डुबकी लगाए, आप भी डुबकी लगा के दिखाओ, तो वो अपने घर से अगले दिन जो है ना बाल्टी लेके आए, साफ पानी लेके आए। उन्होंने वो बाल्टी से नहाकर बोले कि मैं इसी पानी में नहाया हूं। अंदर जाके डुबकी नहीं लगाई, घर से गाड़ी में बाल्टी रख के लाए और वो डुबकी लगाई। खैर, तो 4335 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई में दिया। और अभी तक क्या है यमुना की हालत, तो आप सभी लोग जानते हैं। आज भी उसमें झाग है, आज भी केमिकल है, कोई वहां पर डुबकी नहीं लगाता है। और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चुनाव से पहले मैं उसमें डुबकी लगाकर दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो डुबकी लगाकर दिखाएंगे। खैर, अब हमारे उपराज्यपाल महोदय ने और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर जाके यमुना की सफाई का जिम्मा अपने हाथ में लिया, और हजारों लोग दिल्ली के इकट्ठे हुए। जब उन्होंने देखा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारी संस्था और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने हाथ मिलाया है कि वो उसको साफ करें। इसके अलावा 55,000 दिल्ली के रेडी वालों को बिना गारंटी के लोन मिलना। मैं अभी कल गया था संकल्प, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है कि अभी हम अपना लोगों के घर जा रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिकों के घर जा रहे हैं, तो उनसे मिलना हो रहा है, उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो एक जगह मैं गया तो वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ वहां पे महिलाओं ने बनाया हुआ था।
तो उन्होंने बताया, अपना बही खाता दिखाया, अपनी पासबुक दिखाई, उसमें दिखाया कि हमें प्रधानमंत्री जी के यहाँ से 10,000 रुपया मिलता है और वो 10,000 रुपया ले लेकर अभी हमने अचार बनाना शुरू किया, अभी हमने पापड़ बनाना शुरू किया। तो ऐसे दिल्ली में हजारों महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का लोन बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के अभी सीधा प्रधानमंत्री जी उनके खाते में डाल रहे हैं। और 55,000 लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को आज जो है 10-10 हजार रुपए का लोन दिया गया और वो लोग उसको वापस भी कर रहे हैं, 0% पे लोन है। और हर आदमी ने, इस बात के लिए मैं दिल्ली के सारे रेहड़ी पटरी वालों का, गरीब लोगों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आज वो 100% लोन अपना भारत सरकार को वापस कर देते हैं और वो दोबारा ले लेते हैं। और इसके साथ में अभी आपने देखा इंडिया गेट पे एक जो है बहुत ही अच्छा टनल बना है, अंडरपास बना है, जो कि ईस्ट दिल्ली को इंडिया गेट से जोड़ता है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो अभी तक वहां पे कौन सी सरकार ने बनाया उसका बोर्ड नहीं लगा। अगर केजरीवाल जी ने बनाया होता तो वहां पे 50 बोर्ड बड़े बड़े केजरीवाल की फोटो लगाकर वहां पे लग चुके होते, क्योंकि वो भारत सरकार ने बनाया। और मैं कई बार अपने नेताओं से लड़ता हूं कि आपने इतना अच्छा अंडरपास बनाया इंडिया गेट पे, इतनी अच्छी वहां पे पेंटिंग करवाई है, टाइल्स लगवाई है, आप अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाते। तो मैंने हरदीप पुरी जी को फोन किया एक दिन कि सर एक कोई वहां पे बोर्ड तो लगा दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था कि भारत सरकार ने बनाया है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारा काम ये जो ना फालतू के पैसे खर्च करने का नहीं है, इतना विज्ञापन करेंगे फालतू का पैसा खर्च होगा, हम और कोई काम कर देंगे इस पैसों का। तो ये हमारे सरकार की सोच है। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो केजरीवाल जी हमारे दिल्ली की जनता को कह देंगे मैंने बनाया, और सारे दिल्ली की जनता कहेगी ये तो केजरीवाल ने बनाया। तो दिल्ली में जितना भी विकास कार्य जो हम लोग देखते हैं, चाहे वो अभी हम जाते हैं एयरपोर्ट में, कितना सुंदर सड़क हो गई है और वहां पे क्या स्टैचूज लग गए, ये सारा काम भारत सरकार ने कराया। और ये जो अंडरपास है ये भारत सरकार ने कराया। हमारे दिल्ली को 300 इलेक्ट्रिक बसें ये भारत सरकार ने दी, स्टेडियम भारत सरकार दे रही है, सारे बॉर्डर के जो हाईवे बन रहे भारत सरकार बना रही है। तो जब सारे काम भारत सरकार कर रही है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है अपने शीश महल बनाने के अलावा, दिल्ली को दारू बेचने के अलावा, वो बात समझ नहीं आती। तो ये सारी बातें थी। दिल्ली में 900 से ज्यादा जन औषधि केंद्र बने। ये कहते मोहल्ला क्लिनिक, हम तो बार बार वीडियो आते मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता सो रहा है, सुअर सो रहा है। 900 औषधि केंद्र बने। वहां पे जन औषधि केंद्र में क्या होता है कि जो दवाई केमिस्ट की दुकान पर 1,000 की मिलती है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर केवल 50 रुपया 30 रुपए की मिलती है, 95% लेस। तो जो दिल्ली का गरीब आदमी है, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी दवाई, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो महंगी दवाई है और जो जन औषधि की दवाई है, इसमें कोई 1% का भी फर्क नहीं है। इसलिए मैं भी कई बार, हमारा परिवार जाता है जन औषधि केंद्र पर, और मैंने अपने परिवार के लिए, खुद के लिए जन औषधि केंद्र से कई बार दवाई खरीदी है, क्योंकि दवाई में कोई फर्क नहीं है। तो बड़ी बड़ी महंगी दवाइयां ही अच्छी होती हैं। ये भी हमारी सरकार ने उसको ठुकराया है कि जन औषधि केंद्र जो हमने बनाए हैं, दिल्ली की जनता को 900 जन औषधि केंद्र दिए। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा मैं जो समझता हूं कि जिसने, हमने दिल्ली के कई विधानसभा चुनाव देखे जो केवल अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पर लड़े गए। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, तो उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में बुलाकर सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को एक एक सर्टिफिकेट बांट दिया था, पास नहीं किया। आज तक दिल्ली में जब भी कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी पास हुई तो 100% वो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही पास हुई। इस बार भी पीएम उदय योजना
हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए और उन्होंने सारी दिल्ली को एक ही सेकंड में सारी दिल्ली को पास कर दिया। आज जो कॉलोनी वालों के ऊपर में तलवार लटकी रहती थी, हमारा मकान आज टूटेगा, कल टूटेगा, परसों टूटेगा, लोग आते हैं बाहर से, सारा लाखों रुपए का प्लॉट खरीदते हैं और कोई भी आकर उनका मकान, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों को सुरक्षा दी, सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास किया और अभी सबकी रजिस्ट्री होने लग गई। तो दिल्ली में लाखों कॉलोनियों की अभी तक रजिस्ट्री हो चुकी है। इसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो ये सारे बहुत सारे काम थे, हमने एग्जीबिशन भी लगाई है और अभी हम हमारे दिल्ली में आज हमारी लोकसभा में जैसे बताया कि श्री जयशंकर जी आ रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री जी, तो वो पहले गुरुद्वारे में जाएंगे, उसके बाद में जो अफगान से लोग आए थे उनसे मिलेंगे, उसके बाद में जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके घर जाएंगे और उनको प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में बताएंगे। तो ये कुछ बातों की जानकारी आपके बीच में रखनी थी। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद में भोजन आप लोग हमारे साथ ही करें, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।